चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज का रिवीजन। बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है, एग्जम्पशन का रिवीजन हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी रिलेटेड एग्जम्पशंस का। एग्जम्पशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बेसिकली जब पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, अगर वो एक्टिविटी नोटिफाइड होती है तो वो सप्लाई चैप्टर में उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी बेसिकली इनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या इनके थ्रू जो सर्विसेज दी जाती हैं वो कितना क्या क्या चीजें एग्जम्पशन में है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सर पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट ऑफिस बाबा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ने सर्विसेज को एग्जाम कर रखा है। बोला है पोस्टल डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, बेसिकली अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है तो सर वो सर्विस हमेशा एग्जाम रहेगा, चाहे कोई भी सर्विस हो। लेकिन उसके बाद बोला गया है अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अदर देन गवर्नमेंट, मतलब नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को सर्विस दे रहा है। समझ लीजिए हम गए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और वहां से एक पोस्ट करने लगे, तो वो देखेंगे अगर स्पीड पोस्ट का सर्विस वो दे रहे हैं या एजेंसी सर्विस वो दे रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं या एक्सप्रेस पार्सल की सर्विस दे रहे हैं, तो हमेशा उस पर वो जीएसटी चार्ज करेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर वो हमें सर्विस दे रहे हैं विच आर अदर सर्विसेज अदर देन SALE, अदर देन स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सप्रेस पार्सल की सर्विस, तो हमेशा वो सर्विसेज एग्जम्पशन में आएंगी। लाइक पोस्टल कार्ड, मनी ऑर्डर की सर्विसेज, ये सब जो गवर्नमेंट की सोवरीन सर्विसेज हैं, इनके लिए बोला गया है एग्जम्पशन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस देता है टू गवर्नमेंट तो एग्जम्प्ट है। अगर दूसरे लोगों को सर्विस दे रहा है तो आपको देखना है अगर सेल सर्विसेज है तो सर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। अदर देन सेल सर्विसेज है जो पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है तो वो एग्जम्पशन में आएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, और सर नॉट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, बेसिकली समझ लीजिए एक एयरपोर्ट या पोर्ट है जो गवर्नमेंट मैनेज है और वहां पे सर्विसेज दी जा रही है। बेसिकली एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विस अगर दे रहा है गवर्नमेंट टू एन एयरक्राफ्ट या पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है टू ए वेसल, तो उस पर भी गवर्नमेंट का जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट चार्ज करेगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट लगी हुई है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करने में, तो आपको ध्यान रखना है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड पर्सन को अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कर रहा है अंडर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट अपने आप को ही पे कर देगा बेसिकली। लेकिन आपको ध्यान रखना है अप टू 5,000 रुपीज एग्जेम्प्टेड है, ठीक है सर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट अप टू 5,000 इज एग्जेम्प्ट। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को किया उससे ज्यादा का अमाउंट है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में देगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करेगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है तो ऑल अदर मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आपको ध्यान रखना है अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विस दे रही है तो गवर्नमेंट जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज करेगी। हाउएवर यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उस पे गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन डाल रखा है, वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ट में पड़ेंगे। लेकिन जनरली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, तो जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तक मैंने आपको बता दिया तो सर आपको पहले याद रखना है पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस दी जा रही है टू गवर्नमेंट तो एग्जेम्प्ट है। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है अदर देन गवर्नमेंट तो आपको देखना है सेल सर्विस है तो जीएसटी आएगा फॉरवर्ड चार्ज में, अदरवाइज एग्जाम्प्ट रहेगा। एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज जब दी जा रही है तो उस पर जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज आएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉरवर्ड चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो मैं इसको बोलता हूं PAIT, P फॉर पोस्ट, A फॉर एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विस, I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस एंड T फॉर
ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है सर, पीएआईटी। पीआईटी के अलावा भी गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज को एग्जम्पशन दिया गया है सर, जैसे कि अगर गवर्नमेंट दे रही है गारंटिंग लोन्स ऑफ देयर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट लोन चाहिए था उनको, और उनके लोन को गवर्नमेंट ने अगर समझ लीजिए गारंटी किया है, तो गारंटिंग लोन्स ऑफ देयर अंडरटेकिंग और पीएसयू, अगर पीएसयू को लोन चाहिए या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को लोन चाहिए, बैंक से चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए और गवर्नमेंट ने उसका समझ लीजिए गारंटी दिया है कि सर मैं गारंटर हूं, आप लोन दे दीजिए, कोई डिफॉल्ट होगा तो मैं देख लूंगा। उस केस में जब गवर्नमेंट गारंटी देता है, गारंटिंग इज ऑल्सो ए सर्विस, और उस पर जीएसटी आएगा नहीं, क्योंकि उसको एग्जम्पशन में डाल दिया गया है, ठीक है सर। लेकिन ये याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ओनली, मतलब वो जब गारंटी करते हैं तो ही एग्जम्पशन है। उसके बाद बोला गया है अगर services by way of allowing business entities to operate as telecom operator or use radio frequency for a license fees, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होती है उनको लाइसेंस देती है और उनसे लाइसेंस फीस लेती है। लाइसेंस क्यों देती है? ताकि वो यूज कर पाए ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह काम कर पाए, तो उनसे लाइसेंस फीस लिया जाता है। देखिए प्रेजेंट सिनारियो में वो टैक्सेबल है, लेकिन फॉर द एग्रीमेंट्स विच आर प्रायर टू 1/4/2016 गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में अगर गवर्नमेंट किसी को बिजनेस एंटिटी को ऑपरेट करने के लिए एज ए टेलीकॉम ऑपरेटर लाइसेंस देती है तो उस पर जीएसटी आएगा, लेकिन दिस इज फॉर प्रायर एग्रीमेंट्स विच आर बिफोर प्रायर टू 1/4/2016, उस पे जीएसटी को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसके बाद प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देता है विच आर रिक्वायर्ड अंडर लॉ for testing, calibration, safety check, certification relating to protection of worker, consumer or public at large, including fire license required under the law। basically गवर्नमेंट अगर कोई भी लाइसेंस देता है, फायर लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस विच इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट की फीस रहेगी उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, आपके रेस्टोरेंट में आएगी, फूड का टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग करने के बाद आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, उनका जो टेस्टिंग फीस होता है, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद बोला है गवर्नमेंट जो है पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है, वो इशुएंस के लिए जो भी चार्जेस लेगी वो इशुएंस सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद बोला गया है मर्चेंट ओवरटाइम फीस, मर्चेंट ओवरटाइम फीस हमेशा जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या सर? मर्चेंट ओवरटाइम फीस। सर मर्चेंट ओवरटाइम फीस जो बेसिकली आप पे करते हो जब आपकी शिप आ चुकी है और आपको क्लियर कराना है आफ्टर वर्किंग डे, आफ्टर वर्किंग आवर्स और ऑन ए हॉलीडे, अगर आपको गुड्स क्लियर कराना है तो आपको पे करना पड़ता है मर्चेंट ओवरटाइम फीस, और मर्चेंट ओवरटाइम फीस जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेज। समझ लीजिए गवर्नमेंट ने आपको बोला मेरे लिए एक बिल्डिंग बना दे और आपने बिल्डिंग बनाने में देरी कर दी और आपको देना पड़ा गवर्नमेंट को फाइन या लिक्विडेटेड डैमेज, तो गवर्नमेंट ने आपको एक सर्विस दी, सर्विस बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग योर एक्ट, और टॉलरेटिंग ऑफ एक्ट बाय द गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट फाइन लेती है या लिक्विडेटेड डैमेज लेती है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया है इंडिविजुअल फार्मर को, ताकि वो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर पाए या रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल जैसे फिशिकल्चर वगैरह कर पाए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है एग्जम्पशन रहेगा। तो गवर्नमेंट आपको दे रही है नेचुरल रिसोर्स, आप हो एक एग्रीकल्चरिस्ट और आप करते हो उस नेचुरल रिसोर्स पे, समझ लीजिए जमीन दी आपको गवर्नमेंट ने और आप उस जमीन का यूज कर रहे हो फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉर हॉर्सेस, क्योंकि हॉर्सेस का केस में गवर्नमेंट ने बोला है अगर गवर्नमेंट एक एग्रीकल्चरिस्ट को समझ लीजिए एक नेचुरल रिसोर्स देती है और उसने यूज किया हॉर्सेस के लिए, तो सर हॉर्सेस का केस में हमेशा जीएसटी लगेगा। उसके बाद एक सर्विस है नोट सर्विसेज बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड, सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, आरबीआई, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA टू इंश्योरर ऑल देयर सर्विसेज आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट। तो आपको याद रखना है सिंसियर सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है। सर सिंसियर सर्विस, यस बाबा, सेबी की सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जाम दे रखा है। IRDA की सर्विसेज दो होती है उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम दे रखा है। अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम है अंडर न्यू पेंशन सिस्टम तो आपको याद रखना है उस पे भी एग्जम्पशन है। सी फॉर
सर कोल माइंड प्रोविडेंट फंड की एक्टिविटीज को भी गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है। ई फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सर्विसेज को भी गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है। आर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज भी एग्जाम्ड है। एंड ई फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की सर्विसेज भी एग्जाम्ड है। सर ये एनपीएस तो आपने यहां लिखा नहीं है। यस बाबा, एनपीएस मैंने जो दूसरा चार्ट है उसमें लिख रखा है कि सर अगर एंड सर्विसेज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम अगर हो रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है जिसपे जो बाय वे ऑफ एन्युटी अगर हो रहा है तो उसको एग्जाम कर रखा है गवर्नमेंट ने। इंश्योरेंस बिजनेसेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम इज एग्जाम। तो मैंने क्या किया, सिंसियर सर्विसेज में ही नेशनल पेंशन सिस्टम वाले उसको कवर कर दिया है पॉइंट को। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने जो ये सारी सर्विसेज बोली हैं, ये सारी सर्विसेज तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा PAIT सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, एनी अदर सर्विस अदर देन PAIT प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में आएगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो एग्जम्पशन है। लेकिन सर अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर वो बिजनेस एंटिटी छोटी बिजनेस एंटिटी है तो याद रखिएगा वो जो सारी सर्विसेज मैंने आपको बोली ये तो एग्जम्प्ट है। ठीक है सर। इसके अलावा PAIT के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आपको क्या करना है। उसके बाद उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देता है टू ए बिजनेस एंटिटी तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो बिजनेस एंटिटी सर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है या अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर वो एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो सर आपको ध्यान रखना है, अगर कंसीडरेशन ग्रेटर देन 5000 है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज एग्जम्पशन रहेगा। तो सर कैसे याद रखें, आपको याद रखना है एनी अदर सर्विस अदर देन PAIT, और लेफ्ट साइड में जो मैंने छोटी छोटी सर्विसेज बोली हैं उनको छोड़ के कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है बिजनेस एंटिटी को और वो ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, तो ये बिजनेस एंटिटी का केस में आपको देखना है क्या इसने पे किया है ग्रेटर देन 5000, तभी जीएसटी अंडर RCM पे करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एंट्री नंबर 65B आता है, असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर on behalf of the state government on mineral dispatch by the mining lease holder। मैं आपको समझाता हूं, समझ लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, माइनिंग लाइसेंस दिया है एक माइनर को जो करने वाला है माइनिंग। अब माइनर क्या करेगा, माइनर ने गवर्नमेंट को बोला ठीक है सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए लमसम अमाउंट दूंगा। कितना देगा गवर्नमेंट को, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लिख लीजिएगा यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए लमसम अमाउंट देगा गवर्नमेंट को। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने बोला 1 करोड़ रुपए जब तू लमसम दे रहा है उसमें तू 1 लाख टन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, माइनिंग कर सकता है। कितना माइनिंग कर सकता है, गवर्नमेंट ने दिया है आपको लाइसेंस और वो लाइसेंस के अगेंस्ट एक माइनिंग कंपनी को बोला है कि सर आप माइनिंग कर सकते हो 1 लाख टन का। ठीक है सर। अब माइनिंग कंपनी ने क्या किया, माइनिंग कंपनी पहला बात तो क्योंकि गवर्नमेंट का सर्विसेज है माइनिंग कंपनी को जीएसटी अंडर RCM देना पड़ेगा। ये सर ये जीएसटी अंडर RCM ऑन द फिक्स्ड अमाउंट देने वाले हैं। जो 1 करोड़ का अमाउंट था उस पे 18% जीएसटी मतलब 18 लाख रुपए का जीएसटी अंडर RCM दे देंगे ये माइनर्स। ठीक है, जो माइनिंग कंपनी है। उसके बाद समझ लीजिए इन्होंने क्या किया, माइनिंग कर लिया 2 लाख टन का। सर करना तो 1 लाख टन ही अलाउड था, 2 लाख टन का माइनिंग क्यों किया, तो गवर्नमेंट ने बोला है 1 लाख टन जो एक्स्ट्रा माइनिंग किया है उसके लिए आप माइनर को पे करना पड़ेगा एक्सेस रॉयल्टी फॉर एडिशनल और एक्सेस माइनिंग। जो ये 1 लाख टन है, समझ लीजिए गवर्नमेंट ने बोला 1 लाख टन 100 रुपए करके 1 टन का एक्स्ट्रा लूंगा मैं, उस पे आपको 18% जीएसटी मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपीस जीएसटी और अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना पड़ेगा। सुनिए आपने क्या किया, एक्सेस माइनिंग पे जो एक्सेस रॉयल्टी दिया उस पे 18 लाख रुपीस का जीएसटी अंडर RCM दिया है। ठीक है सर। अब सुनिए
जब आप इस बंदे को 1 करोड़ रुपए जो एक्सेस माइनिंग का रॉयल्टी है वो दोगे, ये क्या करते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी होगा वो तू कलेक्ट कर लेना, लेकिन तू कलेक्ट करके अपने पास रख लेना, लेकिन उसके लिए तेरे को मेरे से टेंडर लेना पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, बिडिंग करता है कि कौन लेना चाहता है एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर का खिताब, मतलब आप लेना चाहते हो, आप ले लीजिए लाइसेंस, हम आपको दे देंगे राइट टू कलेक्ट एक्स्ट्रा रॉयल्टी। और गवर्नमेंट ने आपको भी एक सर्विस दे दी, और गवर्नमेंट को समझ लीजिए आपको देना है एक फिक्स्ड अमाउंट 1 करोड़ रुपए सालाना। तो सर ये जो 1 करोड़ रुपए आप गवर्नमेंट को देने वाले हो, इस पे भी तो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी एक बिजनेस एंटिटी है, उसको भी 18% जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो 18 लाख अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है अगर अगर माइनर ने जो माइनिंग कर रहा है, अगर एक्सेस रॉयल्टी पे ऑलरेडी एक्सेस रॉयल्टी पे 18 लाख रुपए जीएसटी दे रखा है, तो इसका जो 18 लाख रुपए का जीएसटी है उसको एग्जाम कर देंगे, मतलब जो भी अमाउंट माइनर ने दे रखा है उसको हम यहां एग्जाम्शन में डालते हुए इसको बोलेंगे ठीक है आपको कोई जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मतलब सर समझ लीजिए एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, बिड किया और 2 करोड़ में एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइसेंस था उसको जीता। अब इसको 2 करोड़ रुपए पे देना है 18%, विच इज 36 लाख रुपीस। लेकिन सर माइनर तो ऑलरेडी सिर्फ 18 लाख रुपीस दिया है एक्स्ट्रा ऑन द एक्सेस रॉयल्टी, माइनर तो 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है, तो सर इसका एग्जम्पशन लिमिटेड अप टू 18 लाख होगा और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को 18 लाख रुपीस का जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यही मैंने यहां पे बोला है, समझ लीजिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट, मतलब एक माइनिंग कंपनी को गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें गवर्नमेंट ने फिक्स्ड अमाउंट पेएबल बोला 1 करोड़ रुपए फॉर माइनिंग ऑफ 1 लाख टन। ठीक है सर, लेकिन माइनर ने क्या किया, 3 लाख टन एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब 2 लाख टन एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपए पर टन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपए पर टन मतलब 2 करोड़ उसको देने हैं गवर्नमेंट को। तो माइनर जब 2 करोड़ रुपए और देगा गवर्नमेंट को, वो 2 करोड़ पे जीएसटी 36 लाख रुपीस गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में भी पे करेगा। अब सुनिए, अब ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, समझ लीजिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1 करोड़ रुपए में, तो 1 करोड़ पे 18 लाख का जीएसटी इसे रिवर्स चार्ज में देना है। लेकिन क्योंकि माइनर जो माइनिंग कर रहा था उसने 36 लाख का जीएसटी दे रखा है, इसका 18 लाख रुपीस का जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर एंट्री नंबर 65B। लेकिन सर समझ लीजिए माइनर ने माइनिंग किया ओनली 2 लाख टन का, 1 लाख टन तो ऑलरेडी अलाउड था, 1 लाख टन पे 1 करोड़ रुपए बनता है, उस पे 18% मतलब 18 लाख का जीएसटी माइनर देगा। लेकिन सर समझ लीजिए एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने 2 करोड़ में बिड अमाउंट किया है, मतलब 2 करोड़ में लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से, तो 2 करोड़ पे जीएसटी बनता है 36 लाख का, उसमें से 18 लाख तो क्योंकि माइनर ने ऑलरेडी एक्सेस रॉयल्टी पे दे रखा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा उस पे बेसिकली रिमेनिंग अमाउंट 18 लाख रुपए जीएसटी रिवर्स चार्ज में एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को जो लोग सर्विस दे रहे हैं, अब गवर्नमेंट की सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं वो भी एग्जम्पशन में डाली गई हैं। समझ लीजिए सर जो प्योर सर्विसेज या कंपोजिट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स 25% है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 25% है, और ये सर्विस इन रिलेशन टू 243G और W वाला जो सर्विसेज है उसके लिए आपने सर्विसेज दी है गवर्नमेंट को। तो सर याद रखिएगा अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी इन रिलेशन टू 243G एंड W वाली एक्टिविटी, तो गवर्नमेंट का काम होता है आर्टिकल नंबर 243G एंड W में लिखी हुई एक्टिविटीज को करना, लेकिन आपने हेल्प किया गवर्नमेंट को बाय प्रोवाइडिंग प्योर सर्विसेज या कंपोजिट सप्लाई जहां वैल्यू ऑफ गुड्स 25% है, तो सर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट रहेंगी। अगर गवर्नमेंट की गवर्नमेंटल अथॉरिटी को आपने सर्विस दी तो भी एग्जाम था, अगर आपने गवर्नमेंटल एंटिटी को भी प्योर सर्विस या कंपोजिट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज 25% दिया है तो एग्जाम था। लेकिन अब नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सर प्योर सर्विसेज और कंपोजिट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज 25%,
इन रिलेशन टू आर्टिकल नंबर 243 जी एंड डब्ल्यू वाले एक्टिविटीज अगर आप गवर्नमेंट को देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी, तो एग्जाम्पशन है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दे रहे हो तो एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया है। अब मतलब ये एक्टिविटी टैक्सेबल रहेगा। तो अगर आप प्योर सर्विसेज दे रहे हो या कंपोजिट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज 25% इन रिलेशन टू एन एक्टिविटी विच इज टोल्ड इन 243 जी एंड डब्ल्यू, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो एग्जाम्पशन है। गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहे हो तो जीएसटी आएगा आएगा आएगा। एग्जाम्पशन हैज बीन विड्रॉन। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर ट्रेड शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाबा ये जो राशन वाले होते हैं, जिस दुकान में आप राशन लेने जाते हो, राशन वाले जो आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं और गवर्नमेंट से कमीशन लेते हैं। तो उनकी सर्विस, राशन वाला का जो कमीशन है उस पर कोई जीएसटी नहीं आता। ठीक है सर। उसके बाद सर्विसेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कंपनी है जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है फॉर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, उनकी सर्विसेज भी टू द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। सर अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके लिए 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर कर रहा है, याद रखिएगा 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग सर्विस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट सर, अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें पूरा का पूरा प्रीमियम, याद रखिएगा अगर पूरा का पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट देने वाला है तो वो इंश्योरेंस सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेगा। मैंने समझ लीजिए एक इंश्योरेंस स्कीम दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट पूरा प्रीमियम देने वाला है, उस केस में याद रखिएगा वो जो इंश्योरेंस स्कीम था उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद आपको याद होगा गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप जाइए समुद्र में पेट्रोल ढूंढिए, क्रूड पेट्रोलियम ढूंढिए, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कीजिए, और गवर्नमेंट उसके लिए करता है आपके साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। और प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप क्या करते हो, जो भी आपका बचा हुआ पेट्रोलियम होता है, समझ लीजिए आपने 1000 लीटर पेट्रोलियम क्रूड निकाला, सर उससे 1000 करोड़ का पेट्रोलियम क्रूड से आपने समझ लीजिए पेट्रोलियम बनाया, 200 करोड़ का पेट्रोलियम आपने रख लिया टुवर्ड्स कॉस्ट पेट्रोलियम, 800 करोड़ का जो पेट्रोलियम बचा हुआ था उससे आपने क्या किया, गवर्नमेंट को कुछ पेट्रोलियम का शेयर दिया है। तो जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम होता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 8। आपको ध्यान रखना है अगर एक गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, सर गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी दोनों ही गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है, लेकिन गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो काम करने वाली होती है जो एक्टिविटीज अंडर 243 जी एंड डब्ल्यू है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को इसलिए सेटअप करता है ताकि वो काम करे जो 243 जी एंड डब्ल्यू में बोले गए हैं। गवर्नमेंटल एंटिटी कोई भी काम कर सकता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंटल एंटिटी कोई भी काम कर सकता है, एनी फंक्शन के लिए गवर्नमेंटल एंटिटी को सेटअप किया जाता है। अब सुनिए गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या करता है, अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता है बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी अंडर 243 जी एंड डब्ल्यू तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंटल एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी को सर्विस दे रहा है और उनसे ले रहा है ग्रांट्स इन कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है और वो सर्विस दे रही है, तो उस केस में भी एग्जम्पशन है। यहां याद रखिएगा एक ही एग्जम्पशन है इन गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। क्या एग्जम्पशन है, प्योर सर्विस या कंपोजिट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज 25% इन रिलेशन टू 243 जी एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटीज अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो ही एग्जम्पशन है। अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दे रहे हो तो एग्जम्पशन विड्रॉन हो गया है एंड हेंस नवंबर 22 से ये टैक्सेबल सर्विस हो गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज क्लोज करता हूं। Congratulations, people.